मानस, दो और स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए। दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, लेकिन आज के अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे, इनफैक्ट कल के भी, तो एवरेज वॉल्यूम से 10 गुना ज्यादा है। एक तो इमामी इंफ्रा कल 20% के अपर सर्किट पर ये क्लोज हुआ था, अब 8% 6% ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और दूसरा है सद्भाव इंफ्रा, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और स्टॉक ऑलमोस्ट 5 से 6% की बढ़त दिखा रहा है। दोनों पर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या राय है आपकी? देखिए, इमामी इंफ्रा की जहाँ तक बात है, लोअर लेवल पे कल हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा था, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले थे और आज भी 6% ऊपर है। तो ऑलरेडी अगर किसी ने लॉन्ग किया हुआ है तो मैं बोलूँगा कि इसको होल्ड करिए। अब अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 75 कर लीजिए, क्योंकि जो टेक्निकल टारगेट है वो 90 रुपये के आसपास आते हैं। बट फ्रेश लॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मैं फील करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर खरीदारी एक बड़े मूव के बाद करना थोड़ा सा रिस्की लगता है। तो बेटर आइडिया ये है कि आपके पास है तो स्टॉप लॉस 74 का रखे और टारगेट 90 रुपीज़ के सेट करके चले, वो बेहतर स्ट्रैटेजी मेरे को लगती है। सद्भाव इंफ्रा की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से 102 रुपये के आसपास के शेयर है जी। देखिए, बहुत बड़ी हिस्ट्री स्टॉक की नहीं है, बट हाँ, ये शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे तो ऐसा लगता है कि एक ब्रेकआउट हमें 105 रुपये के ऊपर देखने को मिलेगा और उम्मीद करिए कि 115 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट पे 102 रुपये और 100 रुपये की रेंज में स्टॉक में खरीदारी करें। अपने स्टॉप लॉसेस 96 रुपीज़ के नीचे लगाएं। जी सुनील, ये भारत फाइनेंशियल पर आपका व्यू क्या है? आज भी ये स्टॉक 2.5% ऊपर है और खबरों में रहा है मर्जर को लेकर ये स्टॉक, और जब हमने इस स्टॉक में थोड़ा छोटा मोटा डिप देखा है तभी इसमें लोअर लेवल्स पे वापस एक बाइंग इंटरेस्ट भी इमर्ज हुआ है। बहुत ज्यादा टूटा नहीं है ये शेयर, ऑन डिप्स हमेशा बायर्स रहे हैं। आज भी 3% ऊपर है। क्या राय है आपकी इन लेवल्स पर? देखिए, भारत फाइनेंस पे हमारा हाउस व्यू पॉजिटिव है और बाय रिकमेंडेशंस है, और उसके बाद में ये स्टॉक अच्छा मूवमेंट भी दिखा चुका है। अभी नियर टर्म में Q4 अगर देखेंगे तो रिजल्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी उसके लिए गाइड किया है कि अभी तक इम्प्रूवमेंट पूरा नहीं आ पाया है और इसके कारण Q4 रिजल्ट वीक रहेगा। बट बिकॉज ऑफ जो एक्सपेक्टेशन है और जिस तरीके से इंडसइंड बैंक ने भी ऑलरेडी क्लियर किया है कि दे आर नेगोशिएटिंग विथ भारत फाइनेंस, तो अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है तो मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक और भारत फाइनेंस दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा। एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बिजनेस जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है वो इंडसइंड एक्वायर कर पाएगा। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है तो भारत फाइनेंस के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये क्वार्टर का रिजल्ट मैं छोड़ देता हूँ तो उसके आगे भी अगर देखता हूँ तो इनकी ये जो ग्रोथ है, जो ओवर 30-40% के आसपास जो लोन बुक ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ्स आ रही है, वो मुझे लगता है कि FY18 में वापस वो रिवाइव हो जाएगी और मेंटेन कर पाएंगे। तो ओवरऑल डायरेक्शन भारत फाइनेंस के लिए पॉजिटिव लगता है, और इवेंट अगर होता है तो वो भी ऐड करेगा। तो डायरेक्शन पॉजिटिव एंड रिकमेंड। अगर कोई अच्छा जैसे डिप हमने थोड़े दिन पहले भी देखा, तो ऐसा कोई डिप आता है तो उसमें बाय करना चाहिए। बिल्कुल। खैर, चलिए एक बार देख लेते हैं जो निफ्टी के लूजर्स हैं। इसमें ITC आज टॉप लूज़र है, ये करीब आधे % नीचे है। अदानी पोर्ट है जो कि आधे % नीचे है। सन फार्मा, यस बैंक, HDFC बैंक, बॉश, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर नेगेटिव बायस देखने को मिल रहा है। ITC पर हरी, द प्रॉब्लम इज़, अब इसे देखने के दो तरीके हैं कि एक, अब 220 230 के लेवल से ITC चलते चलते 280 290 की रेंज में गया। द प्रॉब्लम इज़ द 300 बैरियर, जो बैरियर इस पर बना हुआ है। टिपिकली जैसा हमने रिलायंस में भी देखा था कि 1050 1080 का एक बैरियर था स्ट्रॉन्ग, एंड फिर उसने उसे क्रॉस किया, 1100 क्रॉस किया, 1150 क्रॉस किया, एंड देन इट कंटिन्यूड। सिमिलरली ITC को देखिए, एंड द रीज़न आई एम आस्किंग इज़ बिकॉज इसका चलना ज़रूरी है टू सम एक्सटेंट मार्केट के मोमेंटम को भी मेंटेन करने के लिए। अगर 2-4 लीडर्स या फिर इंजन्स निफ्टी के लिए चाहिए, तो ITC पर क्या व्यू है आपका? नहीं, जैसे आज पहले भी मैं शो में कह रहा था कि ये स्टॉक काफ़ी हद तक रैली किया है और जब से एक पॉजिटिव GST रेजिम का संकेत आया था, आई थिंक डेफिनेटली द स्टॉक हैज रैलीड क्वाइट शार्पली, और मैं मानता हूँ कि ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस तो मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट, मिहिर, मैं मानता हूँ कि जो FMCG कंपनीज है, आई थिंक जो रिमोनेटाइजेशन का बेनिफिट है एक सबसे ज़्यादा इन कंपनीज को मिलेगा। तो डेफिनेटली हिंदुस्तान लीवर हो, ITC हो, ब्रिटानिया हो, मैं मानता हूँ कि ओवर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स डेफिनेटली इन सारे कंपनीज को फायदा मिलेंगे, एंड शायद से वी शुड सी ITC क्रॉसिंग 300 इन द नेक्स्ट 2 or 3 months। जी,
मानस, दो स्टॉक्स जो कि कल भी परफॉर्म कर रहे थे और आज ही मोमेंटम में है, एक तो शोभा लिमिटेड और दूसरा है एनसीएल इंडिया, इन दोनों पर क्या करना चाहिए अभी? देखिए, शोभा में तो मैंने पहले ही मेंशन किया कि चार्ट्स बहुत बेहतरीन लगते हैं। 350 का रेजिस्टेंस था स्टॉक ने, अब वो भी ब्रेक कर लिया है और आप उम्मीद करिए कि अब तो कोई बीच में कोई बड़ा हर्डल नहीं दिखता है। मैं समझता हूँ 400 और 410 के लेवल्स पोजिशनल तौर पे बिल्कुल देखने को मिलेंगे और शायद ये लेवल्स आने वाले 1 से 2 मंथ में देखने को मिले। 2 दिन की एक बड़ी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो गिरावट का इंतजार करिए। 350 से लेकर 345 की रेंज में खरीदारी करें। स्टॉप लॉसेज करीब 330 रुपए के नीचे लगाएं और टारगेट 400 रुपए के सेट करके चले, जो आने वाले 2 मंथ में स्टॉक टेस्ट कर सकता है। जी सुनील, रियल्टी शेयर्स पर अभी आपका व्यू क्या है, क्योंकि लगातार हम इन स्टॉक्स में एक एक्शन देख रहे हैं। आज भी आप देखेंगे ज़्यादातर रियल एस्टेट स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। एचडीआई F&O बैन में है, उसके बावजूद भी दिन के ऊपरी स्तरों पर है और आज ही नहीं, ये कांस्टेंट मूव हम देख रहे हैं ज़्यादातर शेयर्स में। कुछ स्टॉक्स आज फ्लैट भले ही हैं, लेकिन खरीदारी दिखी है। अभी जो बाउंस बैक दिखा है इन स्टॉक्स में, उसे आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, एक रियल एस्टेट सेक्टर्स एक काफ़ी बड़े नेगेटिव पेज से मुझे लगता है कि अब बाहर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो कमर्शियल रियल एस्टेट है उनमें बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। नो डाउट रेजिडेंशियल में अभी भी थोड़ा लेगिंग है, बट अगर आप देखेंगे तो लास्ट में जैसे पहले इन्वेस्टर्स इसमें से बाहर निकल गए थे और फिर उसके बाद में लास्ट कुछ महीनों में अगर देखेंगे तो जिनको रियल एस्टेट जो बाय करते हैं अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, उन्होंने भी अपना बाइंग स्लो डाउन कर दिया था। तो बट अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि जो बाइंग है वो वापस इमर्ज होनी चाहिए। प्राइजेस भी थोड़े करेक्ट हुए हैं और इन करेक्ट प्राइजेस पे बाइंग इमर्ज होनी चाहिए और गवर्नमेंट भी इसको कई तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो ओवरऑल डायरेक्शंस मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर्स के लिए यहाँ से पॉजिटिव है। तो कोई भी अच्छा डिप आता है या इफ़ेक्टिव तरीके से इसे बाई किया जाना चाहिए। जी, इस बीच देखते हैं कुछ और स्टॉक्स अगर इंटरेस्टिंग मिल पाए। जो कैश के गेनर्स हैं उनको एक बार देखते हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। एक तो रूपा, हमने आज इस पर एक ब्लॉक डील भी देखी खुलने के बाद। तो ये काउंटर करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। TRF ने एक अच्छी ट्रैजेक्टरी दिखाई है, ये 3.5% ऊपर है। रिलायंस डिफेंस 3.5% ऊपर है। डॉनियर के काउंटर पर अच्छा मूव है, 3.25% ऊपर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ अब और एक खास मेहमान जुड़े हैं, अजय बग्गा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। यू नो, द कंफर्टिंग पार्ट इज़ कि पिछले 2-3 दिन से ये लग रहा था कि मार्केट में थोड़ा कन्विक्शन कम है। द एडवांस डिक्लाइन वाज नॉट वेरी कंफर्टिंग। थोड़ा एक वीकनेस का इंडिकेशन लग रहा था। खासकर कल की क्लोजिंग के बाद ये सवाल उठ रहा था मन में कि आज 9000 टेस्ट हो जाएगा क्या निफ्टी पर। बट लुक एट द रेजिलियंस एंड नॉट ओनली ऑफ इंडियन मार्केट्स बट ग्लोबल मार्केट्स, कि ये अच्छा बाउंस इन्होंने दिया कंसिडरिंग कि कल यूके में पार्लियामेंट अटैक का भी ट्रिगर था। टिपिकली इन अ वीक मार्केट इस तरह का इवेंट बहुत भारी पड़ जाता है इंडेक्स पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो क्या हम ये माने कि अप ट्रेंड एक्सटेंड होगा मार्केट्स में? जी मेहर, बुल मार्केट है और बुल मार्केट में ऐसे कंसोलिडेशंस आएंगे वो हेल्दी रहते हैं मार्केट के लिए। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि मार्केट ने एक ठहराव लिया है। आज भी जो है, देखिए, जो डाउनसाइड भी था ज़्यादा नहीं था। जो 15% मार्केट बढ़ा है दिसंबर 31 के बाद, उसके सामने अगर 1-2% मार्केट नीचे भी जाता है तो वो हेल्दी ही है मार्केट के लिए। उतना भी नहीं गिरा था और आज भी लगभग हम देख रहे हैं थोड़ा रिकवरी है। बट हम यही कहेंगे कि टाइमिंग करना मार्केट को बहुत मुश्किल है और यही सोच के चलिए कि बुल मार्केट है, इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और एक चुनिंदा मार्केट है भारत जिसमें निवेशक आते रहेंगे। ये आपकी फंडामेंटल थीसिस रख के आप निवेश करते रहिए भारत में। जी मानस, सुनील और हरी, आप तीनों का शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज़ देने के लिए। इस बीच एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, देवेन चौकसी हमारे साथ, MD KR चौकसी से। देवेन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। अभी हम मार्केट्स की ओपनिंग की बात कर रहे थे। एक अच्छी ओपनिंग हुई है और अब 9062 के लेवल्स पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। क्या कल का डिप एक मौका था खरीदारी करने का और अब शायद वापस मार्केट्स स्ट्रेंथ ही लीड करते हुए दिखे यहाँ से? क्या व्यू है आपका? गुड मॉर्निंग। वेल, जो कल का जो मार्केट में करेक्शंस था, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो यूपी इलेक्शन के बाद जो मार्केट एक तरीके से
चलिए देवेन से संपर्क टूट गया, हम फिर से उनके पास जा सकते हैं। देवेन, कैन यू हियर मी? यस प्लीज। या प्लीज गो अहेड, आई थिंक देयर वाज सम सिग्नल इशू, प्लीज गो अहेड। सो मिहिर, मार्केट के अंदर जो एक यूपी के इलेक्शन के बाद जो एक मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग के साथ में एक रैली हुई, उसके अंदर एक थोड़ा करेक्शन आना जरूरी भी है मार्केट के अंदर, और कल के मार्केट के अंदर एक करेक्शन हमने देखा काफ़ी हद तक। तो ये जो करेक्शन हमने कल देखा वो एक डेफिनेटली आई थिंक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है मार्केट के लिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ऐसे कई करेक्शन मार्केट में बीच बीच में आते हैं, तो उसके अंदर सिलेक्टिवली बाइंग करना ज़रूरी बनता है। जैसे आई थिंक शायद पहले भी एक बार बात हो चुकी है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर मार्केट के अंदर जो लोग फोकस करते हैं उनको ये जो मार्केट के अंदर डीप करेक्शन आते हैं वो करेक्शंस के अंदर बाइंग की बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि काफ़ी फ्रंटलाइन स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर आज की तारीख में वैल्यूएशन का काफ़ी हद तक निगलेक्टेड है, और वो वैल्यूएशन के अंदर एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सर्टनली आई थिंक आई वुड बी वेरी पॉजिटिव इन बाइंग इनटू द डिप्स इन दिस मार्केट। जी, ये बाइंग कहाँ पर करनी चाहिए देवेन? जो जहाँ पे कॉन्फिडेंस हमें ज़्यादा है उसके अंदर एक ऑटोमोबाइल कंपनीज के अंदर आई थिंक एक थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बैठता है। जैसे फार्म इक्विपमेंट्स के अंदर और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और टू व्हीलर्स के अंदर इंडिविजुअली वी हैव कंपनीज वेयर द वैल्यूएशंस आर नॉट सो एक्सपेंसिव। सो आई थिंक वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। दूसरी अपॉर्चुनिटी मैं ऐसा समझता हूँ कि बैंकिंग क्षेत्र के अंदर अच्छी मिल रही है, क्योंकि जो हिसाब से बैंकिंग क्षेत्र के अंदर क्रेडिट का ग्रोथ आ रहा है और आने जा रहा है, वो हिसाब से मैं समझता हूँ कि बिजनेस कंडीशन उनके लिए काफ़ी हद तक रोबस्ट रहनी चाहिए। करीबन 20-25% के आसपास का जो CAGR का ग्रोथ है उनके वर्किंग के अंदर, वो मैं समझता हूँ कि ऑन एन एवरेज कॉर्पोरेट बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में चालू रहेगा। मे बी सम सिलेक्ट प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो आई थिंक कुड रिमेन एन अपॉर्चुनिटी। अलॉन्ग विद दैट जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का जो कारोबार है उनके अंदर बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन का जो बिजनेस बढ़ रहा है, तो उनके साथ में ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का कारोबार आई थिंक थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। सीमेंट एज अनदर पॉकेट आई थिंक इन द रीजनल स्पेस इज़ लुकिंग इंटरेस्टिंग। तो काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ में मिल रही है, एंड आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा मौका भी मिलता है मार्केट के अंदर एक करेक्टिव डाउन साइड के साथ में। जी, तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताई यहाँ पर देवेन ने जहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।